पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अब से आज से यह बात कही जाएगी कि इंडिया ब्लॉक में भी बातचीत शुरू हो गई है। महागठबंधन में भी वार्ता का दौर प्रारंभ हुआ है। अब तक हम लोग यह कहते रहे हैं कि और कहते थे कि बातचीत कब शुरू होगी, जबकि एनडीए काफी आगे बढ़ रही है। अमित शाह आ रहे हैं, विनोद तावड़े आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सौगात की घोषणाएं हो रही हैं और 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वह जेडीयू के मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन आज इंडिया ब्लॉक में सीधे राहुल गांधी के लेवल पर बातचीत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम बड़े नेता, केसी वेणुगोपाल, कृष्णा अल्लाबारू, राजेश राम और इधर से तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के बाद नंबर 2, नंबर 3 कौन है, यह भी आज आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया। देखिए, आप तो कुछ और ही उपनाम रखे हैं, लेकिन संजय यादव और मनोज झा। तो आज दिल्ली में लंबी बातचीत हुई और फिर यह तय हुआ कि 17 तारीख को पटना में गठबंधन में शामिल जितने दल हैं उनके नेता बैठेंगे। लेकिन जो भीतर खाने से बात आ रही है, इस बैठक की समाप्ति के बाद कईयों ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया है। हमारी जानकारी इससे उलट है, विपरीत है। यह कहा गया है कि जब तक पूरी बातचीत कंप्लीट न हो जाए, न कांग्रेस पार्टी न आरजेडी इस बात का ऐलान करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। और इस बात पर तेजस्वी यादव की रजामंदी हो गई है। जब संपूर्ण गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने यह शर्त जरूर रखी है कि देखिए, जो कुछ चुनाव के बाद दिया जाना है, यदि सरकार बन जाती है तो वह पहले तय हो जाए कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा। इस बात की भी चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं इंडिया ब्लॉक की ओर से, लेकिन मुकेश सहनी ने भी स्वयं को डिप्टी सीएम घोषित कर रखा है। तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हो गए, तेजस्वी यादव सीएम हो गए, फिर कांग्रेस के खाते में क्या है? और कांग्रेस ने पुरानी जो बातें हैं उसे भी सामने रखा कि किस तरीके से 2015 में हमारी हिस्सेदारी कम रही। फिर जब 2020 में एनडीए के नेता के तौर पर ही नीतीश कुमार जीत कर आए, लेकिन बाद में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस के विधायकों को मंत्री बनाने में कैसे कंजूसी हुई और आगे विस्तार नहीं हो पाया। तो कांग्रेस चाहती है सारी बातें अभी स्पष्ट हो जाए। और इससे भी बड़ी बात, सीटों पर जब बात हुई तो कांग्रेस ने कहा कि एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन यदि 70 से हम नीचे गए तो बिहार की जनता वही मान लेगी कि कांग्रेस पहले ही हार गई है। यह सबसे बड़ी बात। मतलब चेहरा, पद, नेतृत्व, यह बात तो सुलझ सकती है, लेकिन सीटों पर। लेकिन बात फिर वही हुई कि 17 तारीख को देखिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी को एनडीए भी बुला रहा है। माले की दावेदारी और अधिक है, स्वाभाविक तौर पर दावेदारी अधिक होना भी है। तो इन सारी परिस्थितियों में 17 तारीख की बैठक और आज की बैठक का जो फलाफल है, इसके बारे में आपकी त्वरित टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये हम लोग जान रहे थे कि यही बातें होंगी। जब ये लोग बैठेंगे, जब तीनों आज 2 पार्टियों के नेता बैठे, जब 5 पार्टियों 6 पार्टियों के जो गठबंधन में जितनी पार्टियां सबके नेता बैठेंगे तो क्या बातें होंगी चुनाव को लेकर के, यही तो बात होगी कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी, चुनाव प्रचार की रणनीति क्या होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, चुनाव के बाद सरकार बनाने की नौबत आई तो किसको क्या मिलेगा, मतलब सत्ता में किसकी क्या हिस्सेदारी होगी, यही बातें होंगी। लेकिन मुख्य बात क्या है ज्ञानेश्वर जी, इंडिया ब्लॉक किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है, या महागठबंधन बिहार में किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है, राहुल गांधी किस लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं सारे देश में। अभी हम लोगों ने देखा दिसंबर में कर्नाटक के बेलगावी में अधिवेशन हुआ, अभी गुजरात में अधिवेशन हुआ, बिहार 3 बार आ चुके वो 3 महीने में। तो ये किस लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं? जाहिर तौर पर इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि उनका एक उप मुख्यमंत्री बिहार में बन जाए,
या 2 की बिल्कुल। जगह 3 आदमी मंत्री बन जाए, इसके लिए तो राहुल गांधी नहीं भागदौड़ कर रहे हैं ना। हुँ, राहुल गांधी सारी भागदौड़ कर रहे हैं, कांग्रेस की सारी राजनीति इस बात पर है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को रोकना है। बिल्कुल। बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है, पिछली बार हुँ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोका गया, उसकी रफ्तार धीमी की गई, 63 सीटों का नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, आज वो सहयोगी पार्टियों पर निर्भर है। लेकिन उसके बाद राज्यों के चुनाव में जो उसका विजय रथ चला, उसको रोकना है, जी, बीजेपी को हराना है, ये प्राथमिक गोल है राहुल गांधी का। और बिहार अभी चूंकि इस साल यही वही एक चुनाव है, तो बिहार में भी यही लक्ष्य है। तो बिल्कुल। सारी चीजें ज्ञानेश्वर जी इस आधार पर तय होंगी कि बीजेपी को हराने के लिए क्या करना है। जी, बीजेपी को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सीटें कम करनी है, तो निश्चित रूप से सीटें कम होंगी। हुँ, बीजेपी को हराने के लिए अगर और एलाई पार्टनर्स हैं जिनको सहयोगी पार्टी घटक दल को एडजस्ट करना है, तो उनको निश्चित रूप से एडजस्ट किया जाएगा। जी, ये नहीं होगा कि हमको हिस्सेदारी थोड़ी कम मिलेगी तो अब हम अलग लड़ेंगे, बीजेपी को हराने वाला एजेंडा हम छोड़ देंगे। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा कभी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि वो जी, उसकी लाइफलाइन है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी राजनीति का के सफल होने का एकमात्र जो मंत्र है वो यही है कि हम आप बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। इस सारी बातें इसके इर्द गिर्द होंगी। जी, ये तो 17 तारीख को हो या उसके आगे हो, वो सारी बातें इसके इर्द गिर्द होंगी कि बीजेपी का रथ कैसे रोकना हुँ, है। एक बात तो ये है। अभी सबसे पहले वहीं से शुरू करें जहां आपने कहा कि सीटों का मामला कैसे सुलझेगा, 70 सीट का जी, मामला। बिल्कुल। ये बात 2 दिन पहले से खबर आ रही थी कि 70 की 69 नहीं होगी, 70 की 70 सीटें कांग्रेस को चाहिए। जी, बिल्कुल। और ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी कह रहे हैं कि 50 सीट से ज्यादा मिलना मुश्किल है। अगर हुँ, मुकेश सहनी भी अलायंस में रह रहे हैं, तो 50 हुँ, सीट से ज्यादा मिलना मुश्किल है। और 50 सीटें मिलेंगी तो कांग्रेस खुशी-खुशी 50 सीट लेकर के चुनाव लड़ेगी। जी, कांग्रेस पार्टी को भी ये आइडिया है कि जो सबसे हुँ, बड़ा दल है, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम लोग ये बिहार के उसमें हम मान लिया जाएगा कि हम हार गए। तो हुँ, कांग्रेस को तो जीतना भी नहीं है ना, कांग्रेस को थोड़े जीतना है वहां। बिल्कुल। कांग्रेस को क्या जीतना है, मतलब 70 सीट आप लड़ ही लीजिएगा तो उसमें से क्या जीत जाइएगा। 50% जी, रिजल्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा तो 35 सीटें आ जाएंगी, तो वो आपकी बिल्कुल, जीत। बिल्कुल, तब भी आप बिल्कुल। चौथे नंबर की पार्टी रहेंगे। बिहार में अगर हुँ, 70 लड़े, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 35 जीत गए, तो तब भी आप चौथे नंबर की पार्टी रहेंगे बिहार में। बिल्कुल। इसलिए वो इशू ही नहीं है कि आपको जीतना है, बिहार आपको थोड़े जीतना है, बिहार कांग्रेस को हुँ, नहीं जीतना है, बिहार आरजेडी को जीतना है। जी, इसलिए आप अदर वे राउंड अगर चीज को देखिए, इसी चीज को ज्ञानेश्वर जी, कि अगर आरजेडी 144 से नीचे आती है तो क्या मैसेज आएगा? हुँ, ये मैसेज नहीं बिल्कुल, जाएगा कि आरजेडी चुनाव हार गई बिल्कुल। बिहार में, तो बिहार की हुँ, पार्टी तो आरजेडी ही है ना। और हुँ, बिहार में आरजेडी को ही ज्यादा सीटें लड़नी है, आरजेडी को ही सरकार बनानी है, आरजेडी का ही वोट आधार है। तो जी, ये मैसेज आप, ये भी मैसेज तो आप नहीं दे सकते हैं कि आरजेडी चुनाव हार गई, चुनाव के पहले ही आरजेडी ने हार मान ली, ये मैसेज भी तो आप हुँ, नहीं दे सकते। जी, तो इसलिए चुनाव से पहले हार जीत का कोई मामला नहीं है। चुनाव से पहले सीट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को हार जीत की बात नहीं करनी चाहिए। आप हुँ, ड्राइंग बोर्ड पर चुनाव नहीं हारते हैं। हालांकि ये एक बड़े मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बहुत बड़े एक गुरु थे, फिलिप कोटलर। उनका एक जी, बड़ा फेमस कोट है कि कागज पर जीते बगैर आप मैदान की लड़ाई नहीं जीत सकते, पहले आपको कागज पर जीतना होता है। बिल्कुल। तो वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। कागज पर जीतने का मतलब होता है कि कागज पर जीतने की स्ट्रेटजी आपने बनाई या नहीं। बिल्कुल, अगर कागज पर जीतने की स्ट्रेटजी बन गई है, तभी आप मैदानी लड़ाई में जाकर के जीत सकते हैं। तो जी, कागज पर जीतने की स्ट्रेटजी क्या है? कागज पर हुँ, जीतने की स्ट्रेटजी बिहार में ज्ञानेश्वर जी ये है कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियां और मुकेश सहनी एक साथ लड़े। और अगर हुँ, संभव हो तो पशुपति पारस और आईपी गुप्ता को भी आप ले आए, कोई और भी आता हो बिल्कुल, तो उसको भी ले आए, अपना हुँ, दायरा बढ़ाए। एनडीए का वोट तोड़ करके कोई आदमी अगर एनडीए के वोट में डेंट करता है तो वो करे। अगर ये स्ट्रेटजी आप बनाते हैं कागज पर, तभी आप जाकर के चुनाव मैदान में जीत जाइएगा। अगर जी, कागज पर जीतने का आप ये मतलब निकालते हैं कि हमने आरजेडी को दबा करके 70 सीटें हासिल कर ली, तो ये हुँ, जीत नहीं होगी। फिर ये तो मैस हो जाएगा जैसे महाराष्ट्र में हुआ। हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र कैसे मैस हुआ, महाराष्ट्र कैसे हार गया। जो महाविकास आघाड़ी थी, इतना बढ़िया गठबंधन था जिसने लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म किया था और विधानसभा में हार गए। बिहार में तो आपने बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी बहुत खराब परफॉर्म किया हुआ है। तो हुँ, ये जो पहली नजर में जो आपने कहा, मेरी पहली टिप्पणी यही है कि मुख्य मुद्दा ये है कि बीजेपी का विजय रथ रोकना है। बिहार में बीजेपी को नहीं जीतने देना है। और इसलिए बिल्कुल, नहीं जीतने देना है क्योंकि इस हुँ, बार एनडीए जीतेगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इस बात को कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है, इस बात को हर आदमी समझ रहा है। हुँ, आप अगर नीतीश कुमार हो रहे होते तो आप एक जोखिम ले भी सकते थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना है, लेकिन अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होना है, अब बीजेपी का हुँ, मुख्यमंत्री होना है।
तो अगर लेकिन अगर लेकिन आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत फिर से मीडिया से मुखातिब हुए थे। देखिए, वैसे हमने कल कहा था और फिर से मैं इस पर अडिग हूं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री विधानसभा चुनाव के पहले नहीं हो रही है। लेकिन आज निशांत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अमित शाह ने कह दिया है कि पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, पब्लिकली तो कहा नहीं, अब यदि उन्होंने अंदर खाने में कह दिया हो तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने इस बात को निशांत ने दोहराया है। और फिर 24 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कभी चर्चा करेंगे अजीत जी। हाँ, बिल्कुल करेंगे हम लोग उसमें, चूंकि लेकिन अभी ये पोजीशनिंग जेडीयू की तरफ से भी हो रही है। उसी दिन देखिए ना, जिस दिन उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में अभी अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और जब बहुत कैटेगोरिकली पूछा गया तो ये भी कहा कि भाई नीतीश कुमार तो है ही मुख्यमंत्री अभी। तो इसकी व्याख्या जेडीयू वालों ने कैसे की? जेडीयू के सारे नेता कैसे उल्लास में भर गए थे और एकदम खुशी से सबके चेहरे दमक रहे थे कि जैसे अमित शाह ने कहा दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और अभी एक दिन पहले, कल ही अंबेडकर जयंती के मौके पर ये देश भर के पिछड़े नेताओं की बैठक हुई, ज्ञानेश्वर जी, एनडीए से जो जुड़े हुए हैं, और वहां नायब सैनी ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका लहराएंगे बिहार में। बिल्कुल। और ये वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ज्ञानेश्वर जी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर दिया गया स्टेटमेंट था। उस प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा पिछड़ी राजनीति का केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। उस मंच पर महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा छगन भुजबल मौजूद थे। उस मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे, और वहां सम्राट चौधरी को कहा गया कि उनके नेतृत्व में विजय पताका बिहार में फहराएगा। तो सम्राट चौधरी अखिल भारतीय स्तर पर एक पिछड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी स्टैब्लिश कर रही है उनको। ये वो स्टेटमेंट उस नजरिए से देखने की जरूरत है, सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, एक बड़े पिछड़े चेहरे के तौर पर। तो बीजेपी की पोजीशनिंग अलग है, बीजेपी की पॉलिटिक्स अलग है। जेडीयू के लोग अपनी पोजीशनिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट का अर्थ निकाल करके। ये बात बीजेपी, कांग्रेस को पता है, कांग्रेस के नेता एकदम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपनी निजी बातचीत में। हमको कहा कई नेताओं ने कि भाई इस बार अगर जीत गई एनडीए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो फिर ये दाग कांग्रेस अपने ऊपर कैसे लगवा सकती है कि आपकी वजह से बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन गया? वो इतिहास बना जो आज तक नहीं हुआ था। इसलिए कांग्रेस इस बार कोई जोखिम बिहार में नहीं ले सकती है। कांग्रेस को बीजेपी को रोकना है, हर हाल में एनडीए को रोकना है। सबसे मूल बात तो ये है। दूसरी बात, सीट बंटवारे की जब बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी समझौता करेगी उसी तरह से जैसे उसने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर किया था। बिल्कुल एक बात आप ये समझ लें, हम लोग के दर्शक भी इस बात को समझ लें कि जो इंडिया ब्लॉक का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में बना था, उसको रेप्लिकेट करने जा रहा है इंडिया ब्लॉक बिहार में। बिल्कुल उसको दोहराने जा रहा है। उसकी प्रतिलिपि, उसका प्रतिरूप बिहार में देखने को मिलेगा। हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने हितों से समझौता करेगी, नए घटक दल जोड़े जाएंगे, नए नेताओं को साथ में लिया जाएगा, जिस तरह से तमाम कॉम्प्रोमाइजेज करके लोकसभा चुनाव में हुआ था। लोकसभा चुनाव के पहले कोई सीट का आप याद करिए, कोई जो विधानसभा चुनाव में लड़ाई हुई उस तरह की कोई लड़ाई हुई लोकसभा चुनाव में? महाराष्ट्र में जिसको चाहिए थी, जिसको जितनी सीट चाहिए थी, आपस में बैठ के सबने एमिकेबली सब सुलझा लिए। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव 5 सीट से ज्यादा देने को नहीं तैयार थे, उन्होंने भी 17 सीट देने को तैयार हो गए। 17 सीट दी बीजेपी को, उन्होंने भी। अरविंद केजरीवाल ने भी 3 सीट दिल्ली में दी लोकसभा की। जो विधानसभा की एक सीट पर जो लोग लड़ मर रहे थे, अभी उन्होंने लोकसभा में खुले दिल से जिसको जितनी सीटें चाहिए थी दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया ब्लॉक जीता मतलब उसने बीजेपी की बढ़त कम की। बीजेपी को 303 सीट से 240 सीट पर ले दिया। कांग्रेस, हम कई बार कह चुके हैं कि हिस्टोरिकली लोएस्ट सीट पर लड़ी, 328 सीट लड़ी। तो जो कांग्रेस जिसको देश की राजनीति करनी है, उसने जब ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि पिछली बार 428 लड़े थे, इस बार 328 ही लड़ेंगे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि हम अगर सीट कम करेंगे तो हमको हारा हुआ मान लिया जाएगा। बिल्कुल। चुनाव आपका चुनाव था ना, आप देश का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का चुनाव तो तेजस्वी यादव लड़ेंगे, आरजेडी लड़ेगी, आप तो आप सहायक पार्टी हैं उसमें। तो जब राष्ट्रीय स्तर का जो आपका चुनाव था, वहां आपने 100 सीटों का कंप्रोमाइज कर लिया, तो बिहार में आप 20 सीट कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। करना पड़ेगा। इसी लॉजिक के आधार पर हम कह रहे हैं ये बात कि 50 सीट भी मिलेगी तो खुशी खुशी कांग्रेस पार्टी 50 सीट लेगी, लड़ेगी और पिछली बार से बेटर परफॉर्म करेगी। अगर इंडिया ब्लॉक जिस अंदाज से लोकसभा में लड़ा था, उस अंदाज से विधानसभा का चुनाव लड़ता है तब। बिल्कुल, ये बात सीटों की हो गई, और जो स्ट्रेटजी है उनकी बीजेपी को रोकने की, वो हो गई। अब तीसरी बात है लीडरशिप की। जी, लीडरशिप की बात, ये बात आपने बिल्कुल ठीक आपको बताई है कि
ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन जब तक सारी चीजें अलायंस में तय नहीं हो जाती हैं तब तक इसका बिल्कुल। ढिंढोरा नहीं पीटना है। जी। पीछे जो लॉजिक है वो ये, हम्म। और ये बात क्या है, जब आप बाहर निकल के जो बात कही तेजस्वी यादव ने, हम्म। उसको आप सुनिए, उन्होंने उसी में कह दिया कि क्या है। उन्होंने हम्म। उसी में कहा कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, यह बात भी तय हुई है कि देखिए मैनिफेस्टो एक होगा इस बार। ये नहीं हाँ, कि आरजेडी का अलग होगा और कांग्रेस का अलग होगा, दूसरी पार्टियों का अलग होगा। हम लोग एक एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो एक एजेंडा होगा, सीएमपी टाइप की चीज बनेगी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उस टाइप की सीएमपी टाइप की चीज बनेगी। और जी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुद्दों के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम चेहरे के आधार पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। चेहरा होगा, बिल्कुल। लेकिन वो हम्म। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि हम इसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो जी। कांग्रेस के लोगों का लॉजिक है, वो दो हम्म। लॉजिक कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, तीन लॉजिक बल्कि। एक तो ये लॉजिक है कि मुद्दे डाइल्यूट हो जाएंगे। जैसे ही आप बिल्कुल। चेहरा आगे करेंगे वैसे ही मुद्दे डाइल्यूट हो जाएंगे। मुद्दा क्या है? हम्म। वो मुद्दा है जो जो वही मुद्दा है जो कहा तेजस्वी यादव ने कि पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे है, किसानों की आय बिहार में सबसे कम है, पलायन बिहार में सबसे ज्यादा है। ये मुद्दे हैं कि जी। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे बढ़े, पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे मिले, ये मुद्दा है। लेकिन हम्म। तेजस्वी यादव का चेहरा आते ही तेजस्वी यादव के चेहरे पर चर्चा हो शुरू हो जाएगी, मुद्दे पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल। तेजस्वी बिल्कुल। यादव बनाम प्रशांत किशोर अपना मुद्दा ले आएंगे कि तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर, बीजेपी जी। ले आएगी तेजस्वी यादव बनाम सम्राट चौधरी, जेडीयू का जी। होगा तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार। तो इस हम्म। बहस में तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द बहस सीमित हो जाएगी, जो इंडिया ब्लॉक के लिए नुकसानदेह होगा। एक तर्क तो ये दिया जा रहा है। बिल्कुल। हम्म। हम्म। ये अच्छा, मतलब एक लॉजिकल बात है ये। दूसरा हम्म। कि फिर जब चेहरा अनाउंस करते ही फिर आरजेडी के और लालू यादव के और इन सब के राज की बातें निकालने में आसानी हो जाएगी कि भाई ये हाँ, उन्हीं परिवार के बारे में है। शुरुआत हो चुकी है। हाँ, सोशल मीडिया पर बीजेपी ने और जेडीयू ने शुरुआत कर दी है। और 2005 के पहले कैसा बिहार था, किस तरीके से नरसंहार होते थे, किस तरीके से अपहरण होते थे, उन यादों को ताजा कराया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर उसी जंगल राज की बात और 2005 के पहले का बिहार, ये चर्चा शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात जो दबी जुबान में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो ये है कि अगर अभी उनका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे तो बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। सीटों बिल्कुल। के बंटवारे के समय जब नंबर ऑफ सीट्स से ज्यादा, ये हम्म। इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो हमको बिल्कुल। जो हमारे हिस्से में जो सीटें आएंगी वो सीटें अच्छी सीट हो, इंडिया ब्लॉक का मजबूत आधार वाली सीटें हो इंडिया ब्लॉक के, वैसी सीटें लेनी है कांग्रेस को। अगर सीट्स कम होती हैं, जो होंगी ही, तो क्वालिटी जी। सीट्स लेनी। उस हम्म। समय ये बार्गेनिंग के काम आएगा कि भाई तेजस्वी यादव को अपना नाम घोषित करवाना है, अगर तो कुछ सीटें कंसीड करें इस नाम पर। कांग्रेस हम्म। अपने हाथ में थोड़ी बार्गेनिंग की कैपेसिटी इस बहाने रखना चाह रही है। तो जी। लीडरशिप का मुद्दा भी हमको वहां लग रहा है ज्ञानेश्वर जी की वो कोई बड़ा इशू नहीं है इंडिया ब्लॉक में। और वो उससे भी स्वाभाविक है ना, जो कांग्रेस ने चिंता जाहिर की कि देखिए मुकेश सहनी जो घटक के महत्वपूर्ण नेता बिल्कुल। हैं और उनके पास वोट बैंक है, एनडीए भी बुला रहा है, उन्होंने स्वयं को डिप्टी सीएम घोषित कर लिया है। हम्म, और तेजस्वी यादव सीएम घोषित हैं राजद की ओर से। तो फिर कांग्रेस के पास क्या बचता है, कांग्रेस के लिए क्या रहेगा? यह हम्म। भी स्पष्टीकरण कांग्रेस के नेता चाहते हैं और इस पर भी फैसला चाहते हैं। हाँ, तो वो चीजें तय हो जाए। ये इस बात में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ज्ञानेश्वर जी, हम्म। क्योंकि जी। जो इसमें 17 में जो हटे लोग, उसकी दूसरी बार सरकार बनी थी 21 में, हम्म। 22 में। 22 में 22 फिर 22। नीतीश कुमार आए थे साथ में जब, हम्म। तो उस समय जो सरकार बनी उसमें चूंकि नीतीश कुमार और आरजेडी ये दोनों बड़े पार्टनर थे, बड़े सहयोगी दल थे, जिनके बीच मंत्रियों की सीटें, मंत्रियों के पद ज्यादा बट बिल्कुल। गए। और हम्म। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, छोटी पार्टी थी, तो कांग्रेस को कम मिला, या कांग्रेस के उस हम्म। समय के जो भी लीडरशिप थी वो बार्गेन नहीं कर पाई ठीक ढंग से। हम्म। लेकिन लेकिन जब आरजेडी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी तो फिर ये समस्या बिल्कुल। नहीं रहेगी। हम्म। तब फिर तब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो हो सकता है कि 7 हो, 8 हो, 10 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्योंकि हम्म। इधर से अगर जीतने के बाद सरकार बनाने की नौबत आती है, स्थिति आती है, तो लेफ्ट के लोग तो सरकार में शामिल नहीं होते हैं। तो हम्म। सरकार तो आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की ही बननी है अभी तक के हिसाब से। कोई बिल्कुल। और नई पार्टी आएगी तो उसके लोग भी होंगे। और जी। ये भी है मतलब संख्या बल के हिसाब से भी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होगी, तो हम्म। उसको तो उसमें मेजर हिस्सा मिलना ही है, बड़ा हिस्सा मिलना ही है जी। उसको, कांग्रेस पार्टी को। इसलिए वो समस्या नहीं है। और अगर 25 सीट या 30 सीट लड़ने की बात हो रही है मुकेश सहनी की, और वो 15 सीट जीत करके डिप्टी सीएम हो रहे हैं, तो मान लीजिए हम्म। 50 सीट लड़के और 20-22 सीट कांग्रेस भी जीतती है, तो ये क्या, वो दो डिप्टी सीएम और एक डिप्टी वो सीएम कही और रहे थे हम लोग, वो मंत्री। कही रहे थे हम लोग, हाँ, हाँ। वही वो कही तो वो रहे थे मान कि थोड़ी सकते हैं।
हाँ, 4 इसलिए डिप्टी सीएम बन जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ना है? क्या फ़र्क हाँ, पड़ना है? तो जी। वो उस ये चीज़ नहीं उलझेगी। हाँ, ये हुँ, है कि पहले ही क्लैरिफ़ाई हो जाए, पहले क्लियर कर लें चीज़ें। हुँ, ये बात भी कांग्रेस पार्टी की एक दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा है ज्ञानेश्वर जी, नहीं तो ये बिल्कुल। बात तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए है, जिसमें जो हम हुँ। लोग क्या भोजपुरी में कहते हैं कि मछली पानी में नौ-नौ कुटिया बकरा, तो सरकार अभी बनेगी कि नहीं बनेगी तब तक आप मंत्रालय बाँटने लगी। अब इसके बाद आप ये बिल्कुल, भी कहने लगे कि मंत्री पद नहीं, मंत्रालय भी तय कर दीजिए कि जी, हम रोड डिपार्टमेंट लेंगे, हम शहर विकास लेंगे, हम हेल्थ लेंगे, फाइनेंस भी हम ही रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल। इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये अगर करेंगे लोग तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये सिर्फ़ दबाव डालने की एक रणनीति का हिस्सा है, हुँ, कांग्रेस की तरफ से इस पर दबाव डालने की बात है। अब एक बात जो हमने मार्क की, अब आप आगे आप भी उस पर बताएँगे, उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी तो, बिल्कुल। कि कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में कांग्रेस हुँ, के लिए कांग्रेस की तरफ से बिहार से कोई व्यक्ति नहीं था, एक राजेश राम को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब राहुल गांधी को भी बिहार की कोई जानकारी नहीं है। वो आप एक जी, सैद्धांतिक लाइन आपके पास है कि बीजेपी को रोकना है। हुँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई जानकारी नहीं है। कृष्णा हुँ, अलावरू अभी नए-नए आए हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। हुँ। केसी वेणुगोपाल को तो खैर नहीं ही है कोई जानकारी। और वहाँ वो गुरदीप सप्पल बैठे थे, उनको भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंकड़ों के बारे में जब आंकड़े दिए जाएँगे तो हो सकता है वो चीज़ें व्याख्या उनकी कर सकते हो। एक हुँ, राजेश राम थे और उनको भी हुँ। कितनी जानकारी है ये हम लोग जानते हैं कि उनको भी ये तो कितनी नए-नए जानकारी बने, इनको क्या जानकारी, कुटुंबा से बाहर निकले कब हैं ये? हाँ, नहीं निकले हैं। और हाँ, कितनी जानकारी है और कितना मुँह है, हम लोगों ने तो देखा नहीं कि निकल के वो बोल रहे हों, निकल के कृष्णा अलावरू कह रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो जी, आप अब आपके पास अगर और दूसरी तरफ से जो 3 लोग गए थे, वो तीनों घाघ लोग हैं, जो तीनों हाँ, बिहार को बिल्कुल, जानते हैं। संजय बिल्कुल। यादव बिहार की एक-एक सीट का कॉम्बिनेशन और सारा कांग्रेस की भी स्थिति पता है, तेजस्वी यादव भी 10-11 साल में सब सीख जान गए हैं, मनोज हुँ, झा को तो पता ही है। तो अगर हुँ, वहाँ कोई ऐसी बात होती, कोई कोई भी क्रिएटिव सजेशन देने की बात आ जाती, कोई भी कहीं भी बात अटकती, तो कांग्रेस की तरफ से कौन बात को निकालता है? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से बात को निकालने वाला अगर ये तीनों लोग कोई ट्रिकी क्वेश्चन सामने रख देते, हुँ, कहीं उलझा देते कांग्रेस पार्टी को, तो उसमें से कौन निकालने वाला था? कोई नहीं निकाल सकता था। सब आदमी जी, एक-दूसरे का बिल्कुल। खून देखने लगता उसमें। हुँ, तो जब हुँ, ऐसी बातचीत करें आप, तो एटलीस्ट मदन मोहन झा या अखिलेश प्रसाद सिंह को ज़रूर बिठाएँ आप वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। दोनों लोग पिछले 25-30 साल से बिहार की राजनीति की नस-नस जानते हैं, आरजेडी की राजनीति की भी नस-नस जानते हैं। आप और अधिक चिढ़ाना हो तो रंजीत रंजन को बिठा लीजिए। हाँ, उनको भी बिठा लीजिए। तो हाँ, जो जानता है बिहार को, वो जान रही हैं काली बिहार कन्ना को, को बिठा लीजिए, काली कन्ना को बिठाइए, शकील अहमद खान को बिठाइए। बिठाइए। हाँ, तो आप अपने हाथ खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल, बातचीत में क्या होता है, आप जब पॉलिटिकल बातचीत होती है, जब मैनूवरिंग होती है, जब मैनिपुलेशन हुँ, होता है, आप सामने बैठ करके, तो आपको इक्विप्ड होना होता है, एकदम बेस्ट इक्विप्ड होना होता है कि उधर से कोई भी सवाल आएगा, हम उसका जवाब देंगे। आप यहाँ बिल्कुल। अगर कोई भी, आज तो सद्भावना की बैठक थी, एक शिष्टाचार हुँ, बैठक थी। कोई जी, टेक्निकल बातचीत नहीं होनी थी, लेकिन अगर कोई भी टेक्निकल बातचीत आ जाती, एक इश्यू आ जाता, तो कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाता। हुँ, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक है। आप इसको ध्यान रखिए कि आगे की बैठक में, 17 तारीख की बैठक में नहीं हो। 17 तारीख जी, की बैठक में अगर हर पार्टी का नेता बैठेगा, उसमें अब मुकेश सहनी भी एक-एक सीट जान गए हैं, उनको जो सीटें लड़नी है। तो हुँ, मुकेश सहनी भी बैठेंगे, लेफ्ट के लोग बैठेंगे, आरजेडी के लोग बैठेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अलावरू और राजेश राम नहीं डील कर सकते हैं। और अब तो पशुपति पारस भी कल निकल ही गए, हाँ, उनसे भी बातचीत कर ही लेनी चाहिए, उनसे यदि बातचीत रखना है तो। करनी है। बिल्कुल, हाँ, उनसे भी बातचीत करनी है। और आईपी हाँ, गुप्ता ने ताकत दिखाई है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बिल्कुल। सद्भाव रखते हैं आप, उनसे भी हुँ, बातचीत करनी है। तो ये जी, सारी बातें कृष्णा अलावरू और राजेश राम नहीं कर सकते हैं। हुँ, इसके लिए आपको ऐसे नेता की ज़रूरत है जो बिहार को जानता है, कांग्रेस आरजेडी के संबंधों को जानता है, अलायंस को जानता है, सीटों के बारे में जानता है। आपने जी, 4 नाम लिए हम लोगों ने। अभी तत्कालीन जो अभी अध्यक्ष हटे अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उसके पहले के अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, तारिक अनवर भी अध्यक्ष रहे हैं, रंजीत रंजन को जी, राज्यसभा में आपने बिहार की एक महिला को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से किस लिए भेजा है? किस लिए? कोई बिल्कुल। ऐसी छत्तीसगढ़ में तो कोई उपयोगिता दे के नहीं भेजे है ना, वो उनकी बिहार उपयोगिता से पहला कोई नेता है जिसे कांग्रेस ने दूसरे प्रदेश से राज्यसभा से भेजा। राज्यसभा भेजा। राज्यसभा हाँ, भेजा, तो बिल्कुल, आपने छत्तीसगढ़ में तो उनकी कोई उपयोगिता देख करके नहीं भेजा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल, चुनाव भी हो गया। उनकी उपयोगिता तो बिल्कुल। बिहार में ही आपने देखी होगी, या हुँ, महिला वोट के लिए ओवरऑल पूरे देश में आपने उपयोगिता देखी है उनकी। अच्छा अच्छा बोलती हैं सदन में खड़े होकर के, एक उपयोगिता उनकी ये भी है, लेकिन असली तो बिहार में उपयोगिता है उनकी। तो जी। आप कब इस्तेमाल करिएगा उनको? और अभी देखिए पप्पू यादव पर भी फैसला कर लेना चाहिए था, या करना ही 17 चाहिए। तारीख को हो जाना चाहिए कि झूला में झुलाते रहेंगे या फैसला हो जाएगा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे।
नहीं तो अंतिम समय में क्या हुआ कि कहां से कौन सा खेल बिगड़ गया और कहां कौन वोट बिगड़ने लगा, क्योंकि भाजपा वाले तो जानते हैं ना, डमरू किधर कब बजा देते हैं पता ही नहीं चलता है। हाँ, ठीक बात है, एकदम ठीक बात कही हाँ, आप, और वो आज होना चाहिए था। बिल्कुल 17 तारीख को जब प्रदेश के नेता बैठेंगे तो वो पप्पू यादव के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी। जो सारे घटक दल बैठेंगे उसमें से कौन नेता उनके बारे में फैसला करेगा? उसके जी तो बिल्कुल जितने नेता बैठेंगे उनमें सब लोगों से सबसे वरिष्ठ तो पप्पू यादव ही हैं। सबसे बिल्कुल पहले से राजनीति कर रहे हैं, सबसे ज्यादा राजनीति की है, तो उनके बारे में फैसला वहां नहीं हो सकता। उनके बारे में जी। फैसला आज की जो मीटिंग हुई है वहां होना चाहिए था। राहुल हम्म गांधी और जब जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव, ये तीन ही लोग हैं जो फैसला करेंगे। जब हम्म सामने बैठे थे ये तीनों लोग, तो पप्पू यादव की बात कर लेनी चाहिए थी कांग्रेस और पार्टी। राहुल गांधी को आपत्ति नहीं है, प्रियंका गांधी को आपत्ति नहीं है, तो भाई तेजस्वी यादव से भी समझ लेना चाहिए था कि भाई हम रखना चाहते हैं, आप तैयार हो कि नहीं हो, और नहीं रखना है तो क्यों, और रखना है तो क्यों। इस पर फैसला तो हो ही जाना चाहिए अब। बिल्कुल फैसला हो जाना चाहिए, ताकि अगले बिल्कुल 6 महीने में पप्पू यादव का क्या मूव होगा। अगर वो जी। कोई ऐसा मूव लेते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ देना भी नहीं चाहती है, आरजेडी से भी अच्छा ही बने रहना चाहती है, खराब नहीं होना चाहती है, तो हम्म। फिर तो पप्पू यादव अपना डिसाइड करेंगे ना। और अगर वो बिल्कुल। इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं, तब तो ये तय है कि वो इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी हम्म। इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो पॉलिटिक्स होगी सीमांचल के इलाके में, उसका नुकसान तो इंडिया ब्लॉक को ही होगा। जी। तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या इमरजेंसी प्लान है, ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए था कि अगर वो बिल्कुल उनको नहीं बिल्कुल। रखते हैं, हम लोग अलग करते हैं और वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, तो कैसे निकलेंगे। और इस हम्म संभावना पर भी विचार करना करना मतलब सोचना चाहिए था कि अगर क्या वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं क्या। तो सही बात। अगर वो इस पर विचार करना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को। आप एकदम बिल्कुल। वाइल्ड सोचना चाहिए। गेस तो वाइल्ड होता है, वही कई बार ऐसा ही हो जाता है, जो आप फिक्शन से ज्यादा स्ट्रेंज होता है, ट्रूथ कई बार हैरान करने वाला की सच्चाई होती है फिक्शन से जी। ज्यादा। तो वो क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनकी क्या रणनीति हो सकती है, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ में रहेंगे तो क्या प्लस फैक्टर वो कर रहे हैं, ये सब चीजों की चर्चा आज होनी चाहिए थी बैठक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, में। ये क्योंकि कोई सीमांचल में आप पप्पू यादव से लड़कर देख चुके हैं कि हाँ। सीमांचल में क्या हुआ। तमाम कोशिशें हुई हरा दिया जाए, लेकिन आपके उम्मीदवार की जमानत नहीं बची और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए। चुनाव जीत गए, और इसके जी। पहले भी जीत चुके हैं, पहले भी निर्दलीय जीत चुके हैं, समाजवादी बिल्कुल। पार्टी से जीत चुके हैं उस इलाके में। तो उन्होंने अपना वर्चस्व कई बार साबित किया, जो उनकी जी राजनीतिक ताकत बिल्कुल। है। तो हम्म अच्छा, आज की बैठक कोई अनायास नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज में मिल गए लोग तो बात हो गई, या पार्लियामेंट हम्म में मिल गए तो बातचीत हो गई। आज की बैठक तो प्लांट थी ना। प्लांट बैठक में बिल्कुल। जब इतना इंपॉर्टेंट इशू आपने डिस्कस नहीं किया, तो वो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं से संदेह पैदा होता है। इससे ये लगता है कि दोनों तरफ से बात को लटका करके रखने की एक स्ट्रेटजी है कि हम्म और खींचते खींचते चुनाव के और नजदीक ले जाओ, ऐसे समय ले जाओ जहां वो कोई बड़ा डिसीजन करने की स्थिति में नहीं रहे। ये आमतौर पर बिल्कुल। होता है। ये आमतौर पर हम्म पार्टियों की स्ट्रेटजी होती है, लटका करके रखने की, डिले करने की। डिलेइंग हम्म टैक्टिक्स इसको बोलते हैं। तो डिसीजन डिले करते जाओ और ऐसे समय डिसीजन लो कि जब उसके पास ज्यादा विकल्प न बचे। लेकिन पप्पू यादव अपने बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनको पता है कि हम्म, उनको कितनी जल्दी डिसीजन लेना है। खैर, वो 17 तारीख को तो वो डिसीजन पप्पू यादव का नहीं होगा। अब जी। आज की तारीख में जो चीजें, आज की बैठक में जो चीजें तय हुई हैं, जिन पर 17 तारीख को बातचीत होगी, हम्म उसमें एक बात हमको समझ में आ रही है ज्ञानेश्वर जी, कि अभी 17 तारीख को जो बैठक होगी उसमें इंडिया ब्लॉक की रूपरेखा पर ही चर्चा होगी, कोई सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सीट बंटवारा अभी ये लोग बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम्म नए जो सहयोगी पार्टी हैं जिनके आने की बात हो रही है वो नहीं आ जाते हैं। जी। मतलब पशुपति भारत से कोई बात जब तक नहीं हो जाती है, जब तक आईपी गुप्ता से कोई बात नहीं हो जाती है, तब तक हम्म, इस बारे में कोई बिल्कुल। डिसीजन नहीं किया जाएगा। हम्म क्योंकि वो फिर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मतलब ज्ञानेश्वर जी, हम हिसाब लगा रहे थे अभी, 144 सीट हम्म, पिछली बार आरजेडी लड़ी थी और जी। 70 सीट लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, और हम्म 29 सीटें दी थी लेफ्ट पार्टी को, जिसमें 16 सीटें माले को थी, 6 हम्म, सीपीआई को और 4 सीपीआई एम को। बिल्कुल। हम्म, अब ये समीकरण जो है, अब 144 सीटों से कितना नीचे आ सकती है आरजेडी? हाँ 125, अधिक से अधिक अधिक से अधिक 125। 125, हाँ तो 19 सीट जी। अगर वो छोड़ते हैं, तो हम्म 19 अगर वो छोड़ते हैं, तो हम्म, कम से कम 20 सीट कांग्रेस को भी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ तो तभी तो कोई रास्ता बनेगा। अभी तो रास्ता आप बनेगा। हाँ माले का कम नहीं कर सकते हैं, सीपीआई माले और की सीपीएम सीटें का तो आप कम नहीं कैसे कर कम सकते। करेंगे? आप जी 19 सीटें बिल्कुल जीती और 12 सीट जो पार्टी जीती है उसकी सीटें कैसे कम करेंगे? बिल्कुल। तो आप उसकी कम नहीं कर सकते हैं। हम्म जो 4 सीट जिसको दिए थे और 2 सीट जीता है, उसमें क्या कम करिएगा? हम्म, तो ये लेफ्ट की सीटें तो कम नहीं हो सकती हैं, बल्कि उसमें अगर जी आप जोड़ सके तो उनका स्ट्राइक रेट बेटर है। लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल। उन्होंने साबित किया है।
तो आप जो एजेंडा लेकर के जा रहे हैं कि गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के हितों की बात करने के लिए, तो वो तो पार्टी ही रिप्रेजेंट कर रही है, करती है उसी वोट आधार को। तो उनकी बिल्कुल। सीट बढ़ाएंगे तो आपके प्रति सद्भाव भी बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए सीट नहीं भी बढ़ाते हैं तब जी। भी, और तब भी मुकेश सहनी को एडजस्ट करना है, तो 25 से 30 सीट तो एटलीस्ट उनको देनी है ना आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। कम सीट पर तो वो नहीं आएंगे, 25 से 30 नहीं सीट आएंगे। पर। और उसके बाद पशुपति पारस साफ कह चुके कि एनडीए से हमको बहुत एनडीए ने नुकसान किया और हमारा कोई नाता एनडीए से नहीं है। इसका मतलब या तो वो इंडिपेंडेंट वो भी आ लड़ेंगे रहे हैं। या इंडिया ब्लॉक में आएंगे। तो इंडिया ब्लॉक जी, में उनके लिए भी सीटें रखनी होंगी। और आईपी बिल्कुल। गुप्ता जिस वोट आधार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस वैचारिक लाइन पर वो चल रहे हैं, उस वैचारिक लाइन पर चलते हुए उनके भी एनडीए में जाने की कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है, नहीं क्योंकि दिख रही, सही एनडीए के बात। खिलाफ ही उनकी बिल्कुल। राजनीति है। तो वो आएंगे, उनको भी ले आना है अगर आपको। तो ये जो जी। पार्टियां आएंगी आपके, ये जो 3 नई पार्टियां हैं जो पिछली बार आपके साथ नहीं थी, इनकी मुकेश सहनी की वीआईपी, 2020 पशुपति पारस जी, की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और इंडियन इनकलाब पार्टी जो आईपी गुप्ता ने नहीं बनाया, देंगे। 3 बिल्कुल। पार्टियां आपके साथ जुड़ती हैं। तो इन 3 पार्टियों के लिए बहुत ही खराब स्थिति में भी आपको 45 से 50 सीटें निकालनी है। सही बात, बिल्कुल सही बात। 45 सीट तो निश्चित रूप से निकालनी है आप। हुँ, वो हुँ। 45 सीटें कहां से निकालेंगे? अब वो तो आरजेडी कांग्रेस के खाते से ही निकलेगी ना। जी। हुँ, इसीलिए भी हमने पहले कहा कि कांग्रेस 50 सीट भी मिलेगी तो कांग्रेस खुशी-खुशी लड़ेगी। 20 सीट छोड़ने में बिल्कुल। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, 20 सीट हुँ, इधर से छोड़ने में दिक्कत नहीं है, 40 तब फिर भी 40 ही सीटें हो रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब कि मुकेश सहनी से भी बात करके आपको 25 सीट पर ले आना होगा, 5-6 सीट आप पशुपति पारस को भी देंगे, 8-10 सीट आप उनको भी देंगे। हुँ, मतलब 15 सीटें आप बाँट सकते हैं पशुपति पारस और आईपी गुप्ता के बीच में। तो इसके जी, लिए सैक्रिफाइस आरजेडी को भी करना है और कांग्रेस को भी करना है, और वो सैक्रिफाइस करने में बहुत हुँ, आनाकानी, बहुत नानुकुर, बहुत मारपीट, बहुत खींचतान आप करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। ये माहौल बिगड़ेगा, बिल्कुल। जितने सहज तरीके से करेंगे आपके आपके हुँ, इंडिया ब्लॉक को उतना उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, तो देखिए जितना सहज तरीके से करेंगे, लड़ाई उतनी मजबूत होगी और एनडीए के सामने आप लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज बैठकों का दौर शुरू हुआ है, 17 तारीख को फिर बड़ी बैठक होगी। प्रदेश के नेताओं की बैठक होगी और गठबंधन के सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी। उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।